नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत प्रजापति एडवांस क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जैसा कि हम बात करेंगे हमारे मानव रोग के टॉपिक में, इससे पूर्व क्लास में हमने जीवाणु के बारे में जाना। आज दोस्तों हम बात करेंगे वायरस के बारे में कि वायरस से मानव में किस प्रकार से रोग होते हैं। उससे पूर्व जाना चाहेंगे वायरस में कुछ प्रमुख खास बातों को इंट्रोडक्शन में बताना चाहूंगा कि वायरस वास्तव में क्या होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं देखो टॉपिक की तरफ। तो आज थोड़ा जान लेते हैं पहले वायरस के बारे में कि वायरस क्या होते हैं। वायरस के बारे में बात की जाए, इनको कहा जाता है विषाणु। तो विषाणु के बारे में यदि जानकारी ली जाएगी, सर्वप्रथम विषाणु के बारे में हमको किसने बताया था, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरस के बारे में हमको जानकारी दी थी। तो दोस्तों, वायरस के बारे में जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक थे, इसकी जो खोज की थी, इन वैज्ञानिक को नाम दिया गया है इवानोवास्की। इवानोवास्की जो है, इन्होंने सर्वप्रथम वायरस को खोजा था और इन्होंने जिस वायरस को खोजा था, इस वायरस को इन्होंने एक नाम भी दिया था। इस वायरस को इन्होंने टीएमवी नाम दिया था। कई बार पेपर में आता है कि इन्होंने जो वायरस खोजा था उसको क्या नाम दिया गया था, तो इसका नाम क्या है, टीएमवी, जिसे कहा जाता है तंबाकू मोज़ेक वायरस। तो तंबाकू मोज़ेक वायरस जो है इन्होंने खोजा था सर्वप्रथम। और अगर आपसे जानना चाहेगी किससे खोजा था ये, तो ये तंबाकू की पत्तियों से खोजा गया था। किससे खोजा गया था? तंबाकू की पत्तियों से इन्होंने सर्वप्रथम जो वायरस खोजा था, तो उसको नाम दिया गया था टीएमवी, तंबाकू मोज़ेक वायरस। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया एक प्रमुख खास बात, जैसा कि मैंने आपको सेल के टॉपिक में भी बता रखा है कि हमारी पृथ्वी पर यदि बात की जाए कि ऐसे कौन से जीव है जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद बनते हैं या जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती, तो जितने भी वायरस होते हैं इन वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती। ये आपको ध्यान रखना है, इनमें किसी भी प्रकार कोई सेल उपस्थित नहीं होता, कोशिकाएं इनमें उपस्थित नहीं होती। तो इसी प्रकार से यदि बात की जाए वायरस के बारे में कि ये किस प्रकार से जीवित रहते हैं, कैसी इनकी वो है, तो ये जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ना तो इनको आप सजीव कह सकते हो और ना निर्जीव। ये क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात की जाएगी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ना तो ये सजीव है ना प्रॉपर निर्जीव है। जैसा कि यदि बात की जाए वायरस के बारे में कि एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको कोशिका टॉपिक में भी बता रखा है, यहाँ पर भी हम जानकारी कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम एक खाली बोतल को लें और इसमें किसी प्रकार के वायरस को रख लें। ये मैंने कई सारे वायरस इसके अंदर क्या कर दिए, भर दिए, टीएमवी के या कोई भी अन्य वायरस, ये मैंने इस प्रकार से यहाँ पर भर दिए। अब जब तक ये किसी बोतल में किसी ऐसे निर्जीव पात्र के संपर्क में, जो निर्जीव है, उस अवस्था में ये निर्जीव के संपर्क में जैसे भी रहेंगे तो हमेशा निर्जीव ही पड़े रहेंगे। लेकिन यदि किसी प्लांट पर आ गए या किसी भी व्यक्ति के शरीर पर आ गए, तो इस प्रकार से जब भी किसी सजीव के संपर्क में आएंगे, किसी वनस्पति, किसी प्लांट, किसी जीव जंतु के संपर्क में आएंगे ये सारे वायरस, तो ये क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक सजीव हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये निर्जीव अवस्था में होंगे तब तक तो ये निर्जीव रहेंगे, कितने ही सालों तक रह सकते हैं। और जैसे ही सजीव के संपर्क में आएंगे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वायरस होते हैं हमारे सामने। अब देखो बात की जाए आगे, एक और प्रमुख खास बात आपको बता देता हूं मैं दोस्तों, कि वायरस को यदि टाइप के बारे में बात की जाए कि किस प्रकार से इनका टाइप बताया गया है, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं, केवल इसके मुख्य रूप से 3 टाइप आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखने। सबसे फर्स्ट टाइप पादप विषाणु। पादप विषाणु जिसे कहा जाता है प्लांट वायरस। तो प्लांट वायरस या पादप विषाणु के बारे में बात की है, तो इसमें केवल आप एक छोटी सी बात को ध्यान रखो कि जितने भी प्लांट वायरस होते हैं, पादप विषाणु, इनमें केवल और केवल आरएनए ही उपस्थित होता है। केवल और केवल क्या उपस्थित होगा, आरएनए। और आरएनए को आप सब जानते हो क्या कहा जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इनके अंदर केवल राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए ही उपस्थित होता है, जितने भी प्लांट वायरस होते हैं, पादप विषाणु होते हैं। सेकेंड नंबर पर यदि बात की जाए तो सेकेंड नंबर पर जो होते हैं वो होते हैं जंतु विषाणु। जिन्हें कहा जाता है एनिमल वायरस। तो एनिमल वायरस के बारे में बात की जाए तो एनिमल वायरस जो होते हैं
इनमें आरएनए तो उपस्थित होता ही है, आरएनए के साथ साथ यहाँ पर डीएनए भी उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आरएनए और डीएनए यहाँ पर दोनों उपस्थित होता है। और डीएनए के बारे में भी आप सब जानते होंगे, डीएनए को क्या कहा जाता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार तो यहाँ से ये फुल फॉर्म आप लोगों से जाना जाता है कि आरएनए और डीएनए को किस नाम से जाना जाता है। तो डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि बात की है तीसरे नंबर पर दोस्तों, तो तीसरे नंबर का जो वायरस होता है इसे कहा जाता है जीवाणुभोजी। ये वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को खाकर जीवित रहते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया है? जीवाणुभोजी, या इनको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में बात की है तो यहाँ पर केवल आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि ये कैसे जीवित रहते हैं? जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं को खाकर जीवित रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। तो इस प्रकार से जो वायरस है तीन टाइप आप लोगों को बता चुका हूं मैं, जैसा कि प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज, जिसे कहा जाता है जीवाणुभोजी वायरस। तो इसके बाद हम आप बात करेंगे हमारे मानव रोग के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको जीवाणुओं में बताया था कि हम इन टॉपिक को ट्रिक से ही करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में क्या है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन केवल एक बात को लेकर है। कई बार क्या होता है, आपको कोई सी भी एक बीमारी दे देता है और आपसे जानना चाहता है कि निम्न में से ये बीमारी किसके कारण होती है, कौन सा वायरस, कौन सा विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ इसके लिए उत्तर है। तो दोस्तों जब तक आप ट्रिक को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे, आप लोग इस टॉपिक में बीमारियों को नहीं बता पाओगे। तो इसलिए हमने क्या करा है, प्रत्येक बीमारी के लिए एक ट्रिक का यूज किया है। यहाँ पर इसी ट्रिक को चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के पास ट्रिक इस प्रकार से है, आप लोगों को यहाँ पर एक वाक्य दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ए चाचा इन सभी को डांटो मत खरे गाल पर छापो। आपको केवल एक इतनी सी ट्रिक को याद रखना है। इस ट्रिक के माध्यम से विषाणु जनित जितने भी रोग हैं वो सारे आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। केवल एक छोटी सी ट्रिक, क्या नाम है इस ट्रिक का? ए चाचा इन सभी को डांटो मत खरे गाल पर छापो। केवल एक छोटा सा वाक्य आप लोगों को याद रखना है और इसमें आप लोगों को सभी बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि यदि बात की जाए, इसको अगर हम खोलना चाहें तो चलो इसको हम खोलते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें क्या ले लेंगे? ए को ले लेंगे। ए चाचा में सबसे पहले किसको ले लेंगे? ए को ले लेंगे। तो ए से आप लोग क्या बना लोगे? एड्स। ए से आप लोगों ने बना लिया एड्स। तो एड्स के बारे में दोस्तों आप सब जानते हो कि ये एक काफी प्रमुख बीमारी है जो वायरस के द्वारा होती है और यौन संक्रमण रोग कहलाता है। ये जो यौन संक्रमण के कारण ही फैल सकता है। अब बात की जाए कि एड्स जो है, इसमें क्या क्वेश्चन बनता है सबसे पहले आप लोगों से, तो सबसे पूर्व तो आप लोगों से एड्स में केवल एक इतना सा जानना जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो इसे कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसे कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से। सबसे पूर्व तो आपको इसका जो है फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। फिर बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यौन संक्रमण रोग है और ये जो है यौन संक्रमण के माध्यम से ही फैलता है। इसमें क्या होता है कि यदि ये रोग आगे कैसे बढ़ेगा तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये रोग बच्चों को स्तनपान कराने से या प्रभावित व्यक्ति जो है, अगर प्रभावित व्यक्ति है हमारे सामने, तो प्रभावित व्यक्ति के रक्तदान के माध्यम से या उसके यौन आचरण के माध्यम से ये जो है रोग हमारे शरीर में ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसमें होता क्या है, अगर बात की जाए तो इसका जो प्रमुख वायरस है, 21 के वायरस का क्या नाम है? तो इसका प्रमुख वायरस है HIV वायरस के माध्यम से ये जो है हमारे शरीर में ट्रांसप्लांट होता है और हमारे शरीर में फैलता है। और यदि बात की जाए कि शरीर में ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पार्ट को पहुंचाता है? एड्स। तो दोस्तों एड्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्लड के WBC पर। हमारे ब्लड के कौन से पार्ट पर? WBC पर। तो WBC के बारे में आप सब जानते हो। WBC को हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और इनकी संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। और यदि व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या घट जाती है तो हमारे शरीर में
रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो है एड्स प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, एड्स में व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमताएं जो हो जाती है वो कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाती है, क्योंकि शरीर में क्या कम हो रहा है, WBC। और इसी का प्रमुख कार्य क्या था, रोगों से लड़ना और प्रतिरोधक क्षमताओं को बनाए रखने का प्रमुख कार्य। अब दोस्तों यदि बात की जाए तो कई बार क्या होता है कि एड्स में आपसे जानना जाता है एक प्रमुख खास बात को कि ये सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था। तो थोड़ा चलो इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। एड्स के प्रारंभ के बारे में बात की जाए तो इसका जो सबसे पहला जो केस था विश्व में वो USA से प्राप्त हुआ था। USA का जो कैलिफोर्निया है वहां पर सर्वप्रथम एड्स का पेशेंट देखने को मिला था। और यदि भारत में बात की जाए तो भारत में जो है चेन्नई, भारत में चेन्नई में इसका प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम दक्षिण से। और दोस्तों यहाँ पर एड्स की जागरूकता के लिए आप लोगों को एक प्रमुख खास बात और बताना चाहूंगा मैं। एड्स की जागरूकता के लिए यहाँ पर प्रत्येक 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से आपको यहाँ पर एक रेड रिबन दिख रहा है दोस्तों, ये रेड रिबन जो है एड्स का लोगो कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एड्स का लोगो भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग क्या बताओगे, एड्स का लोगो है रेड रिबन। और प्रत्येक 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में घोषित किया गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर WHO के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ए के बाद रहते हैं आगे। और हाँ दोस्तों, एड्स में एक प्रमुख खास बात और ध्यान रखना, एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है PCR टेस्ट और एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट और PCR टेस्ट जो है वो किया जाता है एड्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए एक प्रमुख दवा भी है हमारे पास एड्स के लिए। तो एड्स की जो दवा है इसका नाम है, एड्स की दवा का नाम है एजेंडोथाइमिडिन। ओह सॉरी, तो इसका नाम है एजेंडोथाइमिडिन के नाम से जो है एजेंडोथाइमिडिन या जेडोविडिन। एजेंडोथाइमिडिन या जेडोविडिन नाम से इसकी जो है प्रमुख दवा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों हमने जाना एड्स के बारे में, आगे बात करते हैं एड्स के बाद। और आ जाते हैं, हम ए के बारे में जान चुके हैं, तो दोस्तों अब ए से आगे चलते हैं और चाह पर आ जाते हैं। तो चाह से दोस्तों आप ले सकते हो क्या प्रमुख बीमारी, चाह से हम ले सकते हैं यहाँ पर चिकुनगुनिया, काफी इंपोर्टेंट बीमारी है। तो चिकुनगुनिया के बारे में बात की जाए तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट बीमारी है। और यदि सबसे पहले बात की जाए कि ये किस माध्यम से फैलती है, तो चिकुनगुनिया जो है ये वायरस के माध्यम से फैलने वाली प्रमुख बीमारी है। और यदि इसके वायरस के बारे में बात की जाए कि चिकुनगुनिया का प्रमुख वायरस क्या है, तो इसके वायरस का नाम है अरबोवायरस। क्या नाम है वायरस का नाम, अरबोवायरस। और यदि किसी को चिकुनगुनिया होता है तो इसका प्रमुख कारण जो है इसका या वाहक के बारे में बात की जाए कि किस माध्यम से पहुंचता है ये, तो ये एक मच्छर है जिसे कहा जाता है एंडीज इजिप्ट मच्छर। तो एंडीज इजिप्ट मच्छर के माध्यम से जो है ये हमारे शरीर में फैलता है। चलो देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार का मच्छर होता है ये एंडीज इजिप्ट मच्छर। तो यहाँ पर जैसा कि एक इमेज में आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो एंडीज इजिप्ट मच्छर ये इस प्रकार से आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा। इसके काटने से क्या होता है कि ये वायरस जो कि नाम दिया गया है अरबो वायरस, ये हमारे शरीर में हमारे ब्लड में ट्रांसप्लांट हो जाता है। और हमारे ब्लड में ट्रांसप्लांट होकर ये जो अरबो वायरस है ये हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो प्रभाव होता है वो भी ध्यान रखना है कि प्रभाव कहां पर होगा, तो हमारे प्रभाव इसका जो होगा प्लेटलेट्स को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चिकनगुनिया यदि हो जाता है तो इसमें क्या इफेक्ट होता है हमारे शरीर में, और इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों चिकनगुनिया जो है ये लंबे समय तक चलने वाला हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ये जो कैसे चल सकता है, लंबे समय तक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लंबे समय तक होने वाला जोड़ों का दर्द होता है इसके अंदर। और वाहक जैसा कि मैंने आपको बता दिया एंडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से ये फैलता है, प्लेटलेट्स की संख्या इसमें घट जाती है, अरबो वायरस इसका उत्तरदायी है। आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर अब हमने जान लिया एक तो ए के बारे में और एक जान लिया चिकनगुनिया के बारे में। आगे चाह को लेते हैं और इसके बारे में बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, इसको जाना जाएगा चेचक के नाम से।
तो दोस्तों हम बात करेंगे चेचक के बारे में, जिसे कहा जाता है स्मॉल पॉक्स। चेचक के स्मॉल पॉक्स के बारे में बात किया है तो काफी इंपॉर्टेंट बीमारी है और इसके बारे में भी आप लोगों से पेपर में कई बार क्वेश्चन जाना जाता है कि चेचक होने पर इसका प्रभाव कहां पर होता है। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि चेचक का जो प्रभाव होता है ये क्या होता है, संपूर्ण शरीर पर या आप कह सकते हो त्वचा पर। संपूर्ण शरीर या त्वचा पर जो है चेचक का प्रभाव देखने को मिलता है। जब भी चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर पर लाल लाल दाने उभर आते हैं, जैसे कि चलो मैं आपको इमेज के माध्यम से बताता हूं। देखो दोस्तों यहां पर आप लोगों के सामने एक इमेज को बताया गया है। तो यहां पर जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि इसमें जो ये बालक है, इस बालक के अंदर देखो किस प्रकार से लाल लाल डॉट्स उभर आए। तो इस प्रकार से जो है पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, इसे ही हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स या चेचक के नाम से इसको जाना जाता है। अब यदि बात की जाए कि चेचक जो है, अगर बात की जाए कि चेचक जो है कि इसका आप लोगों ने देख लिया इसके वायरस का नाम, कि वायरस क्या है, कि इसके वायरस का क्या नाम है। तो चेचक या स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है इसे कहा जाता है वेरिसेला वायरस। क्या नाम दिया गया है, वेरिसेला वायरस के नाम से इसको जानते हैं। इसके माध्यम से पूरे शरीर में दाने हो जाते हैं। अब बात यह है कि चेचक के टीके की खोज पेपर में कई बार आती है। चेचक के टीके की खोज किसने की है, तो ये कई बार पेपर में आपसे जानना चाहता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की है। तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज का श्रेय जाता है एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की है। तो ये हमने जाना चेचक के बारे में। अब बात की जाए दोस्तों चेचक के बाद आ जाते हैं आगे। तो हम आगे ए हमने पढ़ लिया, चा पढ़ लिया, अब आते हैं ई पर। तो ई से ले लेते हैं दोस्तों इबोला वायरस। इबोला वायरस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरस है इबोला वायरस, जो कि 2014 के समय में दक्षिण अफ्रीका के देशों में काफी प्रभावी हुआ करता था। इबोला के बारे में जानकारी ले तो इसके वायरस का नाम भी जो रखा गया है इबोला ही रखा गया है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से बनता है वो ये बनता है कि यहाँ पर जो इबोला नाम है ये कैसे रखा गया है। तो इबोला वायरस का जो नाम है इबोला क्यों रखा गया है, ये क्या है, सर्वप्रथम वायरस की जानकारी प्राप्त हुई थी, ये प्राप्त हुई थी इबोला नदी के पास में। तो इसका जो नाम है एक नदी के नाम पर रखा गया है जो अफ्रीका में प्रवाहित होती है, कांगो के पास में। अफ्रीका में कांगो देश के पास में ये नदी प्रवाहित होती है, जिसे कहा गया है इबोला नदी। तो इबोला नदी के पास में, जैसा कि चलो मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं इसे। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में आप देखो कि इबोला जो है यहाँ पर हमारे सामने ये दिख रहा होगा आपको इबोला। तो इबोला जो है एक रिवर है, ये रिवर के माध्यम से एक मैप बताया गया है। और ये जो इबोला रिवर है ये कहाँ पर प्रवाहित होती है, कांगो के आसपास के क्षेत्र में, रियो जो है यहाँ पर। तो ये जो है नदी के नाम पर पढ़ा है इस वायरस का नाम, जो कि पेपर में कई बार जाना है इसने पेपर में कि ऐसा कौन सा वायरस है जिसका नाम एक नदी के नाम पर पड़ा है। अब बात की जाए कि इबोला का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर फैलता है या इबोला किस माध्यम से हमारे शरीर में ट्रांसप्लांट होता है। तो इबोला वायरस पशुओं के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से जो है शरीर में प्रवाहित होता है, हमारे मानव शरीर में प्रवाहित होता है। इसके बचाव के लिए केवल एक इतना सा उपाय है कि इसका बचाव आप लोग कैसे कर सकते हो। तो इसके बचाव के लिए इतना बताया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि कोई भी संक्रमित क्षेत्र है जो इबोला से, तो वहां पर आप लोगों को क्या है, वहां पर जाना बंद कर देना चाहिए। तो इसका बचाव जो है संक्रमित इलाकों में, संक्रमित जो इलाके हैं वहां पर क्या हो,
जाना बंद हो जाए या वहां पर क्या हो जाए, आवागमन बंद हो जाए, उनसे दूर ही रहें संक्रमित इलाकों से, ये इसका बचाव बताया गया। WHO की बात की जाए तो WHO ने इबोला के बारे में केवल एक प्रमुख खास बात भी बताई थी। WHO ने बताया था कि यदि इबोला वायरस किसी को होता है तो यह लगभग 2 से 21 दिनों के भीतर पूरे शरीर में फैल जाता है। कितने समय में? 2 से लेकर 21 दिनों में। और दोस्तों इबोला वायरस की वर्तमान में अभी कोई इलाज नहीं है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका वर्तमान में कोई इलाज नहीं है। और ये यदि किसी व्यक्ति को होता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक या घातक जो है वायरस है कि ये किसी भी संक्रमित व्यक्ति के केवल जैसे कि मान लो लार या पसीने या रक्त के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यदि कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है, यदि उसकी डेथ हो भी जाती है तो भी इसको बिल्कुल उसी प्रकार से पैक करके ले जाया जाता है और इसमें भी क्या कर दिया जाता है, व्यक्ति को बिल्कुल पृथक कर दिया जाता है ताकि क्या हो, ये व्यक्ति किसी और के संपर्क में नहीं आए, नहीं तो ये रोग भी क्या होगा, कड़ी से कड़ी जुड़ता चला जाएगा। तो इसमें व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, पृथक रख दिया जाता है और उसके ब्लड प्रेशर इन चीज़ों को नियंत्रित किया जाता है, हार्ट बीट को नियंत्रित किया जाता है, ये इसका इलाज बताया गया है। तो ये तो हमने जाना इबोला के बारे में दोस्तों। और इबोला में एक और बात बता देता हूँ कि इसमें जो प्रमुख प्रभाव होता है कहाँ पर होगा, तो इसका जो प्रभाव है दोस्तों हमारे संपूर्ण शरीर पर होता है। कहां पर होगा? संपूर्ण शरीर पर होगा। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का कोई सा भी भाग क्या हो जाएगा, गलना प्रारंभ हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे त्वचा जो स्किन होती है वो गलना स्टार्ट कर देती है, किसी भी पार्ट से, हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, कहीं भी। तो ये जो है प्रभाव करता है संपूर्ण शरीर पर इबोला वायरस। अब आते हैं दोस्तों आगे के बारे में। तो हम आगे यहाँ पर चाचा जान लिया हमने, इनमें अब आते हैं न की तरफ। तो न से अगर बात की जाए तो न से आता है निपा वायरस। निपा वायरस, निपा वायरस के बारे में बात की जाए तो निपा वायरस जो है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट वायरस है, जो लगभग 2009 के लमसम ये हमारे संक्रमण प्रस्तुत किया था इसने, निपा वायरस ने। और निपा वायरस जो है ये पक्षियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? पक्षियों के माध्यम से ये फैला था या संक्रमण हुआ था इसमें। इसके बचाव के लिए इतना बताया गया है आप लोगों को कि यदि निपा वायरस हो जाता है तो निपा वायरस में क्या होता है कि संक्रमित इलाकों में जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के झूठे फल जो हैं नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा जमीन पर पड़ी हुई वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। फल सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए। ये इसमें प्रमुख रूप से बताया गया है। चलो हम देख लेते हैं निपा वायरस में भी, इमेज के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो ये दोस्तों ये रहा निपा वायरस का इमेज आप लोगों के सामने। देखो यहाँ पर आपको बताया भी गया है निपा वायरस में कुछ प्रमुख खास बातों को कि निपा वायरस जैसा कि पक्षियों के माध्यम से, चमगादड़ के माध्यम से सर्वाधिक फैला था। निपा वायरस में आप लोगों को यहाँ पर भी बता दिया गया इसके अंदर कि ये 48 घंटे के भीतर कोमा में भी भेज सकता है किसी भी व्यक्ति को, ये आपको ध्यान रखना है। यह जानवरों खासकर सुअर और चमगादड़ों से इंसानों में फैलता है। वायरस की पहचान की प्रमुख खास बात आती है पेपर में कि वायरस की पहचान कब हुई थी। तो अगर इसी पहचान के बारे में बात की जाए तो ये पेपर में कई बार आ चुका है। ये सन 1998 में 1998 में मलेशिया से, कहां से? मलेशिया से इसकी पहचान हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और चमगादड़ इसके लिए खासतौर वाहक का काम करते हैं। पहले से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ये फैलता है। जैसा कि मैंने आपको इबोला के बारे में बताया, बिल्कुल उसी प्रकार का प्रोसेस इसका भी फैलने का होता है। ये लार से, रक्त दान करने से फैल सकता है प्रभावित व्यक्ति की। अब बात यह है निपा वायरस में कि इसके वायरस का नाम, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि वायरस का नाम तो आप लोगों को ध्यान रखना निपा ही रहेगा। अब प्रभाविकता के बारे में बात किया है तो इसका जो प्रभावी अंग है, तो इसका प्रभावी अंग क्या होगा? इसका प्रभावी अंग होता है मुख्य रूप से हमारा जो है संपूर्ण शरीर, इसका प्रभावी अंग कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें संपूर्ण शरीर ही ध्यान रखो।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से निपा वायरस के बारे में भी हमने जान लिया। अब आते हैं फिर आगे निपा वायरस के आगे। अब कह रहा है इन सभी को, तो स पर आ जाते हैं और स से हम ले लेते हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में बात किया है तो दोस्तों स्वाइन फ्लू जो है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट बीमारी है और इसका भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से स्वाइन फ्लू जो है इसका वाहक कौन होते हैं, किस कारण से फैलता है। तो स्वाइन फ्लू जो है इसको सुअर इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है और इसके जो वाहक होते हैं ये सुअर के माध्यम से फैलता है, मतलब पशुओं के माध्यम से भी आप कह सकते हो। तो ये सुअर के माध्यम से फैलने वाला प्रमुख रोग है, जैसा कि चलो इसका भी इमेज के माध्यम से देखते हैं कि स्वाइन फ्लू जो है किस प्रकार से ट्रांसप्लांट होता है। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने इमेज स्वाइन फ्लू के लिए। अब यहाँ पर यदि बात की जाए स्वाइन फ्लू किस प्रकार से हो रहा है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर ये आ गया आपके सामने। इसके अलावा पक्षी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादातर फैलता है सुअरों के माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात यह है स्वाइन फ्लू में प्रभावित क्या होता है, प्रभावित अंग क्या है। तो जब भी स्वाइन फ्लू होगा तो दोस्तों प्रभावित अंग होते हैं हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े जो है ये प्रभावित होते हैं स्वाइन फ्लू से। और यदि बात की जाए इसके वायरस का नाम, तो स्वाइन फ्लू का जो नाम है, इसके वायरस का नाम है H1N1। तो H1N1 के नाम से जो इसका वायरस है उसे जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा श्रेणी की बीमारी है, किस श्रेणी की बीमारी है, इन्फ्लुएंजा श्रेणी की बीमारी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। अब दोस्तों यदि बात की जाए कि स्वाइन फ्लू जो है इसके लिए प्रभावित दवा कौन सी होती है या इसका जो है बचाव कैसे किया जाता है, तो दोस्तों ये किसी भी पशु पक्षी को प्रभावित करने के बाद हमारे शरीर में ट्रांसप्लांट नहीं होते। इसका ट्रांसप्लांट होने का सबसे प्रमुख कारण है ये क्या होता है, स्वाइन फ्लू सर्वप्रथम पशुओं को ही प्रभावित करता है, लेकिन उन पशुओं से हमारे शरीर में कैसे ट्रांसप्लांट होता है, तो इसका प्रमुख कारण है जैसे कि मान लो अधपका मीट खाना या अधपका मांस खाना। उसके कारण यदि उसको अच्छी तरीके से पका दिया जाए तो ये वायरस किसी भी प्रकार से संक्रमण नहीं करेगा। इसकी दवा के बारे में बात यह है, इसकी दवा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसकी दवा का नाम है टमीफ्लू। टमीफ्लू नाम से जो है इसकी दवा दी जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्वाइन फ्लू के बारे में। तो ये हो गया दोस्तों स्वाइन फ्लू, और आप लोगों को जानकारी मिल गई कि स्वाइन फ्लू के वाहक जो है सुअर होते हैं, इसे सुअर इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, प्रभावित लंग्स होते हैं इसमें। अब बात की जाए इसी प्रकार से तो आ जाते हैं स्वाइन फ्लू के बाद हम आ जाते हैं बी पर। तो बी से हम ले लेते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के बारे में बात किया है तो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बर्ड फ्लू जो है ये पक्षियों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बर्ड फ्लू जो है किसके, इसके वाहक कौन होंगे, पक्षियों के माध्यम से। ये जो है बर्ड फ्लू सर्वप्रथम प्रभावित करता है मुर्गियों को, जो पक्षी पालन करते हैं या मुर्गी पालन करते हैं उन लोगों को ज्यादातर प्रभावित करता है। जैसा कि यहाँ पर इमेज में भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोगों को यहाँ पर एक इमेज प्रेजेंट हो रहा होगा, बर्ड फ्लू के बारे में बताया गया है इस इमेज के अंतर्गत कि ये जो है जो मुर्गी पालन करते हैं ज्यादातर उन लोगों को क्या करता है, संक्रमित करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि पक्षियों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। प्रभावितता के बारे में बात की जाए कि कौन से अंग को प्रभावित करता है ये हमारे शरीर में, तो इसका प्रभाव जो होता है हमारे लंग्स पर। यहाँ पर आप लोगों को इमेज भी बताया गया है, देखो यहाँ पर जो है हमारे लंग्स में इफेक्ट करता है ये इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है लंग्स से जो हमारे पूरे मुख में टॉन्सिल टाइप में छाले पड़ जाते हैं। तो प्रभावित अंग जो होता है इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं। और यदि बात की जाए इसके वायरस का नाम, किसके वायरस का क्या नाम है, तो इसके वायरस का नाम है H5N1। ये भी इन्फ्लुएंजा श्रेणी का प्रमुख वायरस कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी श्रेणी का वायरस है, इन्फ्लुएंजा श्रेणी का जो है प्रमुख वायरस होता है। अब दोस्तों यदि बात की जाए कि ये बर्ड फ्लू जो है पक्षियों का करने से किस प्रकार से फैल रहा है, तो ये भी इसी प्रकार से क्या है, जैसे कि पक्षियों का यदि अधपका मीट खाया जाए तो उस माध्यम से ये फैलता है। और यदि किसी पक्षियों में ये फैल जाता है तो इसके लिए क्या किया जाता है, पक्षियों को क्या कर दिया जाता है, मारना ही पड़ता है इसके लिए। तो इस प्रकार से हमने बर्ड फ्लू के बारे में भी जाना दोस्तों। अब बात करेंगे आगे, बर्ड फ्लू के बाद आ जाते हैं। तो बर्ड फ्लू के बाद आए हम आगे,
अब बात करें बर्ड फ्लू के बारे में क से। तो दोस्तों क से आप लोग सब जानते हो अभी जो प्रचलित बीमारी है सबसे ज्यादा जिसने पूरे विश्व को प्रभावित कर रखा है, इस बीमारी का क्या नाम दिया गया है? इस बीमारी को नाम दिया गया कोरोना। तो आप बात करेंगे थोड़ा सा कोरोना के बारे में जो कि काफी भयानक बीमारी है, लेकिन थोड़ा सा चलते इसके भी इतिहास पर कि कोरोना जो है सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी कब प्राप्त होगी थी। तो कोरोना के बारे में जानकारी 1960 में 1960 में सर्वप्रथम मालूम पड़ गया था, लेकिन इसने सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाला है अभी वर्तमान में, इसने 2019 में काफी प्रभाव डाला है पूरे विश्व में, इसलिए इसको एक नया नाम दे दिया गया है, इसे कोविड-19 नाम जो है दे दिया गया है। 2019 में इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है ये कहां से प्रारंभ हुआ है, ये भी आप लोगों से जानना जाएगा पेपर में। तो इसका जो प्रारंभ हुआ है अभी वर्तमान में 2019 में, तो ये चीन के वुहान शहर से प्रारंभ हुआ है। कौन से शहर से प्रारंभ हुआ है? चीन के वुहान शहर से प्रारंभ हुआ है। दोस्तों काफी ज्यादा भयानक वायरस होता है, प्रभावित करता है हमारे लंग्स को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखो कि इसका प्रभाव कहां पर होता है? हमारे लंग्स पर, हमारे फेफड़ों पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रभाव जो होता है हमारे लंग्स पर, हमारे फेफड़ों पर होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस के माध्यम से, उसके संपर्क में आने के माध्यम से आसानी से फैल जाता है। ये ऐसा वायरस है कि जिसके माध्यम से विश्व में सभी बड़े देशों में कर्फ्यू जैसी स्थिति को मान्य किया गया है। WHO ने इसके रोकने का निवारण एक ही बताया था कि इसका जो है बचाव करके ही इससे बचा जा सकता है। इसके लिए कोई दवा जो है विकसित नहीं है, मतलब जो सटीक उपचार कर सके। इसमें क्या होता है, ज्वर के लिए जैसे कि मान लो बुखार, फीवर के लिए इसका इलाज किया जाता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है, केवल वो इसके अंदर किया जाएगा। तो ये ऐसा वायरस था जो WHO ने बताया कि इसके कारण पूरे विश्व में या विश्वव्यापी कर्फ्यू की स्थिति रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये किस माध्यम से फैला था तो वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि जो हमारे पास ये कोरोना वायरस है ये चमगादड़ के माध्यम से फैलना बताया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसके माध्यम से फैला है, चमगादड़ के माध्यम से फैला है और चीन के वुहान शहर से इसका प्रारंभ हुआ था और ये काफी लंबे समय तक चला था ये वायरस। अब इसके लिए जो है दवा विकसित की जा रही है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं को के बाद आए थे डा पर। तो डा से हम क्या ले सकते हैं? तो डाटो में हम डा से ले सकते हैं दोस्तों एक प्रमुख बीमारी जिसे हम कहते हैं डेंगू। तो डेंगू के बारे में यदि बात की जाए तो डेंगू में दोस्तों आप सब जानते होंगे कि डेंगू फीवर जो है ये किस माध्यम से होता है हमारे शरीर में। तो डेंगू फीवर के बारे में बात की जाए दोस्तों कि हमारे शरीर में कैसे डेंगू फीवर का अटैक होता है, तो इसका जो वाहक होता है, इसका वाहक होता है एंडीज इजिप्ट मच्छर। एंडीज इजिप्ट मच्छर, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो वाहक है एंडीज इजिप्ट मच्छर होता है। अब दोस्तों बात की जाएगी डेंगू के वायरस का नाम। तो वायरस जो है डेंगू का, इसका नाम भी क्या है? अरबो वायरस। अरबो वायरस, तो ये आपको वायरस का नाम ध्यान रखना है। और यदि प्रभाव के बारे में बात की जाएगी, इसका प्रभाव कहां पर होगा, तो दोस्तों डेंगू का प्रभाव कहां पर होता है? तो इसका प्रभाव होता है हमारे शरीर में प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स जो इसकी संख्या क्या रहती है? कम हो जाती है, ये आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर। तो दोस्तों डेंगू के बारे में जैसा आप सब जानते हैं कि डेंगू जो है वाहक एंडीज इजिप्ट मच्छर है, वायरस अरबो वायरस है और इसका प्रभाव जो है प्लेटलेट्स पर होता है। ये एंडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी एक इमेज के माध्यम से बताया था कि इस प्रकार से ये जो है हमारे पास डेंगू का एक मच्छर है। इस मच्छर के काटने से जो है डेंगू जो है हमारे शरीर में ट्रांसप्लांट होता है। अब बात की जाए दोस्तों कि डेंगू को और किस नाम से जाना जाता है, तो डेंगू जो है जब भी किसी व्यक्ति को होगा तो उसको फीवर होगा, उसके जो है बुखार आ जाएगा। इसके अलावा जो उसके शरीर के जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सारे पेन करने लग जाएंगे, दर्द होने लग जाएंगे। तो डेंगू को एक और नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार।
हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी डेंगू को जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी जॉइंट्स होंगे हमारे शरीर के, वो सभी जॉइंट्स इसके अंदर क्या होते हैं, पेन करने लग जाते हैं, दर्द करने लग जाते हैं। और डेंगू जो है ये भी काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा है ये रोग। और जो है कि आपको ध्यान रखना है किसके काटने से होगा, एंडीज इजिप्ट मच्छर के। कई बार ये क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्या कर देते हैं, बार बार वही लगा देते हैं, मादा एनाफ्लीज कर देते हैं, मादा एनाफ्लीज। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, मादा एनाफ्लीज जो है अगर वो कभी काटेगी तो उसके काटने से जो है केवल और केवल आप लोगों के कौन सा रोग हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। जबकि एंडीज इजिप्ट मच्छर जो है ये किसका कारण है, डेंगू फीवर का। तो ये हमने डेंगू के बारे में जाना। दोस्तों आगे बात करते हैं डेंगू के बाद। तो डेंगू के बाद अब हमारे पास क्या जाता है, हमारे पास आ जाता है टो। तो यहाँ पर टो जो है इसको साइलेंट कर लेते हैं हम। इसके बाद आता है हमारे पास म। तो म से हम ले लेते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के बारे में बात किया है तो दोस्तों मेनिंजाइटिस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बीमारी है। केवल इसमें आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जानना चाहता है कि मेनिंजाइटिस जो है ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो मेनिंजाइटिस जो है इसका प्रभावित अंग जो होता है, इसका प्रभावित अंग होता है हमारा मस्तिष्क, ब्रेन। हमारे मस्तिष्क की जो झिल्लियां होती है, पायोमेटर, ड्यूरामेटर, इस प्रकार की झिल्लियों में जो है सूजन सी आ जाती है। इसे ही क्या कहा गया है, यहाँ पर मेनिंजाइटिस के नाम से जाना गया है। फिर आते हैं दोस्तों आगे, मेनिंजाइटिस में केवल आपको इतना ही बताना है। फिर आते हैं यहाँ पर खरे। तो यहाँ पर हमने जान लिया। अब आते हैं ख पर, और ख से जान लेते हैं कौन सी बीमारी रहेगी। ख से होती है खसरा। तो ये आप लोगों को प्रमुख बीमारी है जो ध्यान रखना है, क्या होगा, खसरा। खसरा के बारे में बात की जाए तो खसरा जिसे कहा जाता है मिसल्स। तो खसरा जो है सबसे पहले आप लोगों से इफेक्ट जानना चाहता है कि मिसल्स जो है इसका इफेक्ट कहाँ पर होता है, कि खसरे का इफेक्ट कहाँ है। तो इसके इफेक्ट के बारे में बात की जाए दोस्तों तो इसका इफेक्ट जो है संपूर्ण शरीर पर होता है, संपूर्ण शरीर पर जो है इसका इफेक्ट देखने को मिलता है खसरे का। अब दोस्तों यदि इसके वायरस के बारे में बात की जाए कि इसका प्रमुख वायरस क्या है, तो खसरा का जो प्रमुख वायरस है इसका नाम है मॉर्बिल वायरस। मॉर्बिल वायरस, इसका प्रभाव भी देख लेते हैं हम दोस्तों किस प्रकार से। कई बार क्या होता है हमारे शरीर पर क्या हो जाते हैं, दाने से उभर जाते हैं, इसके अंदर भी जैसे कि चकते पड़ जाते हैं। आप भी कह सकते हो कि हमारी जो त्वचा होती है स्किन पर क्या हो जाते हैं, चकते हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, लाल लाल प्रकार के लाल रॉड्स हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर कि खसरा जो है सबसे पहली बात कि संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगा। वायरस जो होता है मॉर्बिल वायरस होता है, स्किन चकते लाल हो पड़ जाते हैं इस पर। फिर बात की जाए दोस्तों आगे जाते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रेबीज के नाम से। तो रेबीज में दोस्तों आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि रेबीज किसके काटने से फैलता है। तो आप सब जानते हो कि रेबीज जो है कि कुत्तों के काटने से या जंगली पशुओं के काटने से हमारे शरीर में ट्रांसप्लांट होता है। जैसा कि दोस्तों इमेज में चलते हैं और इमेज के माध्यम से देखते हैं रेबीज को कि ये किस प्रकार से फैलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है रेबीज के बारे में यहाँ पर। तो इस इमेज में जैसा कि आप लोगों को बताया, आप सब जानते हो जनरली कि कुत्ते के काटने से फैलता है, लेकिन यहाँ पर देखो और भी अन्य पशु का कई बार आ जाता है। कई बार आप लोगों से जानना चाहता है कि बंदर के काटने से कौन सी बीमारी फैलेगी, चूहे के काटने से कौन सी फैलेगी, या भालू के काटने से कौन सी फैलेगी। तो दोस्तों सभी का एक ही प्रमुख जो है बीमारी फैलेगी सभी के काटने पर, रेबीज। तो कोई भी जानवर हो, कोई भी जंगली जानवर, इनके सभी के काटने पर क्या फैलेगा, रेबीज। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि रेबीज जो है जंगली जानवर के काटने पर, जंगली जानवर के काटने पर फैलता है। अब ये जो है रेबीज के प्रमुख वायरस के बारे में बात की जाए कि जब भी कोई जंगली जानवर आप लोगों के काटता है तो किस वायरस के कारण रेबीज जो है हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो इसके प्रमुख वायरस का नाम है रेप्टो वायरस। क्या नाम है, प्रमुख वायरस का नाम है रेप्टो वायरस। देखो दोस्तों इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति के सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट होता है उसके मस्तिष्क पर, उसके ब्रेन पर। तो आपको ध्यान रखना है प्रभावित अंग कि प्रभावित अंग होता है उसका मस्तिष्क, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अगर समय पर उपचार नहीं हो तो व्यक्ति क्या होता है, पानी से डरने लग जाता है, व्यक्ति जो है मंदबुद्धि या व्यक्ति पागल भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे बात की जाए तो इसको एंटी रेबीज टीके से ठीक किया जा सकता है। एंटी रेबीज टीका इसके अंदर लगाया जाता है। और यदि बात की जाए एंटी रेबीज टीके की खोज के बारे में कि एंटी रेबीज टीके की खोज की किसने थी, तो दोस्तों एंटी रेबीज टीके की खोज जो है वो करी थी लुई पास्चर ने।
लुई पास्चर जो है इन्होंने सर्वप्रथम एंटी रेबीज टीके को खोज निकाला था। अब दोस्तों जैसे कि बात की जाए तो रेबीज के लिए एक प्रमुख खास बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रेबीज के जागरूकता के लिए एक प्रमुख रूप से दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को इस डेट को मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों किस डेट पे ये दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पर विश्व रेबीज दिवस WHO के द्वारा घोषित किया गया है, जो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को जो है विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO के द्वारा ये घोषित किया गया है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे रेबीज के बाद, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर आ रहा है गाल। अब इसको हम लोग उठाते हैं और यहाँ से एक प्रमुख बीमारी के बारे में जानते हैं कि यहाँ से कौन सी बीमारी बनेगी। तो यहाँ से बन जाएगा आप लोगों के पास गलसुआ। तो दोस्तों कई बार आता है गलसुआ के बारे में पेपर में आप लोगों से जाना जाता है कि गलसुआ जो है ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों यदि इसके प्रभाव के बारे में बात की जाए गलसुआ के बारे में, तो दोस्तों कई बार जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बता देते हैं कि सर इससे प्रभावित होता है हमारा गला। ऐसा नहीं है, नाम इसका गलसुआ जरूर है लेकिन इससे गला प्रभावित नहीं होता। इससे प्रभावित होती है हमारी लार ग्रंथि। हमारी जो लार ग्रंथि होती है वो प्रभावित होती है। और इसमें क्या होता है, हमारे जो गाल होते हैं, हमारे गाल या कह सकते हो आप हमारी जो लार ग्रंथि होती है, इस लार ग्रंथि में क्या होती है, सूजन आ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, लार ग्रंथि में क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यदि बात की जाए गलसुआ जो है ये किस प्रकार की लाल ग्रंथि के सूजन आने पर होता है, यहाँ पर आप लोगों के पास एक इमेज दिया गया है और आपको बताना चाहता है कि जो हमारी लार ग्रंथियां होती है, इन लार ग्रंथियों में से कौन सी लार ग्रंथि में, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है आप लोगों के पास जो यहाँ पर पैरोटाइड, ये जो लार ग्रंथि होती है इसमें सूजन के कारण पैरोटाइड ग्लैंड जो कि यहाँ पर कहाँ पर उपस्थित है, आपके कान के जस्ट नीचे उपस्थित होती है। तो इस ग्रंथि में सूजन के कारण जो होता है गलसुआ रोग हो जाता है, उसके अंदर जो हमारे गाल होते हैं ये फूल जाते हैं। बात की जाए इसके वायरस का नाम, तो इसके वायरस का नाम है जीनस रूबेला वायरस। इसके वायरस का क्या नाम है, जीनस रूबेला वायरस के नाम से जो है इसका वायरस जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, गलसुआ में दोबारा मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि गलसुआ में कई बार आता है कि इसका प्रभाव कहाँ पर होता है। तो आपको ध्यान रखना है हमारी लार ग्रंथि में होती है। पैराटाइड ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि जो कान के जस्ट नीचे उपस्थित है, उसमें सूजन आ जाती है। जीनस रूबेला वायरस के कारण ये जो है प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। अब बात की जाए दोस्तों गलसुआ के बाद आ जाते हैं आगे। गलसुआ के बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर छापो। तो यहाँ पर जो है ये साइलेंट है, छ पर आ जाओ, छाप सॉरी में पर जो है पर से हम ले लेते हैं यहाँ पर एक बीमारी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर से हम ले लेते हैं पोलियो। पोलियो के बारे में बात की जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी है पोलियो। और आप सब जानते हो कि पोलियो जो है ये इसके लिए प्रत्येक वर्ष पोलियो कैंप भी लगाए जाते हैं। पोलियो के बारे में बात की जाए कि पोलियो के प्रमुख वायरस का क्या नाम है, तो इसके वायरस का नाम पोलियो वायरस ही है, पोलियो वायरस। अब ये हमारे शरीर में कैसे ट्रांसप्लांट होता है पोलियो वायरस, तो पोलियो वायरस जो है ये दूषित भोजन के माध्यम, दूषित जल के माध्यम से हमारे शरीर को इफेक्ट कर सकता है। इसके लिए क्या होता है कि प्रत्येक 5 वर्ष जो है WHO ने घोषित कर रखा है कि सभी देशों में प्रत्येक 5 वर्ष से कम बालक, 5 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं इनको प्रत्येक वर्ष टीकाकरण के माध्यम से दवा दी जाती है। टीकाकरण के माध्यम से क्या होगा, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे उनको प्रत्येक वर्ष जो है टीकाकरण के माध्यम से दवा दी जाती है। और यदि बात की है पोलियो की दवा के बारे में, तो पोलियो की दवा का जो खोज करता है या निर्माण की थी, तो इसकी खोज की थी जॉन साल्क ने। जॉन साल्क जो है इन्होंने खोज की थी, जिसे कहा जाता है साल्क वैक्सीन। वैक्सीन को क्या नाम दिया गया है, साल्क वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बात यह है कि पोलियो से प्रभावित अंग क्या होता है हमारे शरीर में। तो दोस्तों पोलियो से जो प्रभावितता के बारे में बात की जाए तो इससे प्रभावित होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। इससे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, यदि किसी व्यक्ति को पोलियो होता है तो इसका सारा इफेक्ट पड़ता है हमारे बोन मैरो में, हमारे अस्थि मज्जा में। और क्या होता है कि हमारे अस्थि मज्जा में उपस्थित जो कोशिकाएं होती है, कॉन्ड्रियोसाइट्स होती है, वो पनप नहीं पाती। तो इसका इफेक्ट वहां पर होता है। जैसे कि चलो इसको इमेज के माध्यम से भी देख लेते हैं हम। इसके लिए टीकाकरण जो है वो कराया जाता है।
तो पोलियो का जो है इफेक्ट इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति में अपंगता को ला सकता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से डोज दिया जा रहा है इसका। तो ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है 5 साल से कम आयु के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी का, इसका जो नारा दिया गया है। ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों से जाना जाता है, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे हमारे देश में वो तो अमिताभ बच्चन थे। और प्रत्येक वर्ष पोलियो दिवस, ये भी आप लोगों से जानना चाहता है कि प्रत्येक वर्ष पोलियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष पोलियो दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना, 24 अक्टूबर को। ठीक है, पूरे विश्व में 24 अक्टूबर जो है पोलियो दिवस के रूप में घोषित किया गया है। पोलियो के बाद आते हैं दोस्तों आगे, और पोलियो के बाद आए थे हम छा पर। छा से हम लेते हैं यहाँ पर जिसे हम कहते हैं छोटी माता, या जिसे कहते हैं चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स या छोटी माता के बारे में बात किया है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी है, और इसका जो पूरा प्रभाव होता है ये संपूर्ण शरीर पर इसका प्रभाव होता है। ये आप कह सकते हो इसका जो है त्वचा पर सर्वाधिक इफेक्ट देखने को मिलता है ऊपरी तौर पर। अब बात यह है कि जब भी छोटी माता होता है तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने चेचक में देखे थे कि चेचक में क्या होता है, शरीर पर दाने पड़ जाते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, संपूर्ण शरीर पर जो है दाने उभर आते हैं, लाल लाल दाने उभर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात की जाए इसके बारे में, दाने उभर आते हैं, जैसे कि चलो इमेज के माध्यम से भी देख लेते हैं हम चिकन पॉक्स के बारे में। तो चिकन पॉक्स जो है जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है, ये देखो इस प्रकार से दाने जो हैं इस व्यक्ति के शरीर पर हैं। ये तो पूरे शरीर पर जो है दाने दाने से पड़ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि बात की जाए कि इसके वायरस का नाम, तो इसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास होगी कहाँ तक आएंगे हम, छापों तक। अब आते हैं दोस्तों आगे और आते हैं लास्ट पो पर। तो पो से हम क्या ले लेंगे, छापों में हम पो से ले लेंगे पीलिया। कौन सा ले लेंगे, पीलिया। पीलिया जो है जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी है जो भी किसके कारण से होती है, वायरस के कारण। अब बात की जाए कि पीलिया का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे शरीर पर कहां पर पड़ता है, तो इसका जो प्रभाव होगा, इसका सर्वाधिक प्रभाव होता है हमारी आंतों पर। कहां पर होता है, हमारी जो आंत होती है वहां पर इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अब दोस्तों यदि बात की जाए कि पीलिया जो है किस माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, तो पीलिया जो है दूषित भोजन और जल के द्वारा हमारे शरीर में ट्रांसप्लांट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है पीलिया। और इसका एक और प्रमुख कारण है, हमारे रक्त में यदि बिलिरुबिन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तब भी ये रोग हो जाता है। या आप कह सकते हो यकृत के खराब होने पर। तो हमारे शरीर में किसकी अधिकता, बिलिरुबिन की क्या हो जाए, मात्रा बढ़ जाए। बिलिरुबिन के कण जो होते हैं पीले कलर के होते हैं, जब ये कण बढ़ेंगे तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, पीलिया रोग जो है वो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका जो है एक और प्रभाव आप लोग ध्यान रखना, इसका प्रभाव यकृत, लीवर पर भी हो सकता है, लीवर डैमेज होने पर भी है, लीवर खराब होने पर भी ये आप लोगों को पीलिया ग्रसित कर सकता है। इसमें व्यक्ति काफी कमजोर होने लगता है। इसके लक्षण देखने को मिलते हैं कि हमारी त्वचा, हमारी स्किन पीली हो जाती है, आंखें पीली दिखाई देती है, नाखून, नेल्स पीले हो जाते हैं। जैसा कि इमेज के माध्यम से भी देख लेते हैं हम पीलिया के जो है लक्षण इस प्रकार से, जॉन्डिस। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है एक साधारण मनुष्य का इमेज और जिसे पीलिया हो चुका है उसका इमेज। तो एक साधारण मनुष्य जो नॉर्मल है, आप लोग जानते हो कि इसके कलर, स्किन कलर देखो कितना इफेक्ट है। और यहाँ पर जब इसको जॉन्डिस होता है तो पूरी स्किन का रंग जो है कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है, येलो कलर टाइप हो रहा है। तो जॉन्डिस जो है इस कारण से फैल रहा है, बिलिरुबिन की अधिकता के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बिलिरुबिन की अधिकता किसके कारण से बढ़ जाती है, हमारे यकृत के सही कार्य नहीं करने से। नहीं करने पर, अगर हमारा यकृत सही तरह से कार्य नहीं कर पाएगा तो ये बिलिरुबिन के कण क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा जानकारी और दे देता हूँ मैं आपको इसके साथ साथ, ये बिलिरुबिन के कण क्या होते हैं। तो ये बिलिरुबिन के कण ही हैं जो हमारे कहाँ पर जाते हैं, पित्ताशय में, यकृत में जाते हैं। और यकृत इन बिलिरुबिन के कणों से क्या कर देता है, पित्त रस का निर्माण कर देता है।
अब जब यकृत डैमेज हो जाएगा तो यकृत पित्तरस का निर्माण भी नहीं करेगा, तो पित्तरस का निर्माण नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। तो ये बिलिरुबिन के कारण क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे और व्यक्ति क्या हो जाएगा, किसका शिकार हो जाएगा, पीलिया का शिकार हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।